सेकंड कांस्टेंट है सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं? अगर हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसा सिंबल या ऐसी वैल्यू जो ऑलरेडी डिफाइंड ना हो, या मुझे पूरे प्रोग्राम में उस एक ही वैल्यू को यूज़ करना हो, जैसे पाई की वैल्यू है 3.14, या हो सकता है मार्क्स है जो मेरे, मुझे पता है कि मैक्सिमम मार्क्स, मैक्स मार्क्स जो है, मैक्स एम लिख देता हूँ, वो कितने रहने वाले हैं? वो 100 ही रहने वाले हैं। तो 100 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते किसी के, तो बात मुझे 100% पता है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, सीधा इसको अब अगली बार जितनी भी कैलकुलेशन करनी होगी मुझे एम ए एक्स एम, तो मैं क्या डायरेक्ट मैक्स मार्क्स पे ही कर सकता हूँ। तो इसे बार बार डिफाइन करने की या वेरिएबल में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मुझे पता नहीं चले, पता बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि भाई कितने मार्क्स है टोटल या कितने में से लाने हैं। तो मुझे डायरेक्ट पता रहेगा कि हाँ भाई मैक्सिमम मार्क्स का जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी पूरे डिफाइंड में, पूरे प्रोग्राम में डिफाइंड है, तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला, बदलने वाला नहीं है। इसके अलावा क्या डिफाइन कर सकते हैं? इसके अलावा सी के खुद के मेंबर्स को, सी के खुद के फंक्शंस के नेम को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो ये एक इस टाइप का एग्जांपल है। जैसे इसने क्या डिफाइन किया है? फ्लोट को एफ डिफाइन कर दिया, प्रिंट एफ को पी डिफाइन कर दिया। तो सर क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या सर ऐसा करते हैं हम जनरल लाइफ में? जनरल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें कि हम इसको यूज़ करके करें। हेलो देयर। तो अब इसको जब रन करने वाले हैं, आउटपुट हेलो आ रहा है, किससे आ रहा है? पी से ही आ रहा है, जबकि हमने पी को ऊपर क्या डिक्लेयर कर दिया है? डिफाइन कर दिया है। प्रिंट एफ की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? पी लिखने वाला हूँ। तो जनरली पी और एस, स्कैनर की जगह एस, ये तो नहीं यूज़ करते हैं। पर हाँ, जो प्रॉपर कॉन्स्टेंट्स है जैसे पाई की वैल्यू है या मैक्सिमम मार्क्स है, इनकी जगह इनको हम 100% ऊपर डिफाइन करते ही है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। एक कुछ बातें और भी है, जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर इज सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में क्या क्या बातें ध्यान में रखने योग्य है वो बातें ये बताता है। तो बाकी सब बातें तो मैं लगभग आपको बता ही चुका हूँ, ये सारी बातें, फिर भी एक बार रिवीजन करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड बिफोर द मेन फंक्शन, तो ये हमारी हेडर फाइल है, इसको हमने मेन फंक्शन से पहले ही डिक्लेयर किया है। एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम शुड हैव ए मेन फंक्शन, एक प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन तो होगा ही होगा, जो हमने डाला ही है, और वो उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट्स एंड आफ्टर द मेन, तो सी का प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है? इस कर्ली ब्रैकेट के शुरू से, और इस कर्ली ब्रैकेट के एंड के बीच में जो भी प्रोग्राम होता है वो सी का प्रोग्राम होता है। क्या बाकी लैंग्वेजेस में भी ऐसा होता है? बाकी लैंग्वेज में मेन फंक्शन तो ज़रूर होता है, पर प्रोग्राम का फ्लो ज़रूर बदलता रहता है, क्योंकि वहाँ पर मेन फंक्शन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी क्लासेस बनती है। सी में भी हम ये काम करेंगे बाद में। नॉर्मली सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ लोअर लेटर अल्फ़ाबेट्स। जनरली हमने अभी तक जो भी काम किया वो लो केस अल्फ़ाबेट्स में ही किया है, कैपिटल लेटर्स में बहुत कम किया है। अगर करते हैं तो कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, उनको कैपिटल लेटर्स में करते हैं। बाकी आप लोअर में भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, जैसे वेरिएबल का नाम है इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 10 और इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 15, तो दोनों ए अलग अलग है, सेम नहीं है, मतलब केस सेंसिटिव होता है ये। %d, ए, तो इस समय जो ए को प्रिंट करने वाला है वो किसको? 10 वाले को प्रिंट करने वाला है, क्योंकि स्मॉल ए की वैल्यू 10 है जबकि कैपिटल ए की वैल्यू 15 है। तो दोनों ए की वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव होता है ना। ए MIT एक अलग वेरिएबल है और ए MIT एक अलग वेरिएबल है। तो अगर आपको जो भी यूज़ करना तो आप इसको प्रॉपर ध्यान रखिए और कॉशियस रहे कि आपने पहले क्या यूज़ किया, वेरिएबल में कैपिटल यूज़ किया, तो बात अगली बार उसको यूज़ लेना तो कैपिटल ही यूज़ लें। पर देयर शुड बी एटलीस्ट वन ब्लैक स्पेस। हाँ, तो वो तो जनरल इंफॉर्मेशन है कि हर बार डिक्लेयर करने के बाद या कुछ भी फंक्शन के बाद एक ब्लैंक स्पेस होना ही चाहिए। इंटीजर ए नाम का वेरिएबल तो है, पर इंटीजर और ए कंबाइन कर दिया तो स्पेस नहीं आएगा, तो ये इंटीजर को पहचानेगा कैसे? कीवर्ड को, तो कीवर्ड को पहचानने की स्पेस होना चाहिए। ये जनरल बातें हैं, ध्यान में रहनी चाहिए। यूजुअली सी स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन, यूजुअली लगभग तो सेमीकोलन से खत्म होता ही है स्टेटमेंट, कौन से नहीं होते हैं? फंक्शंस होते हैं, उनकी बॉडी जिन जिन इसमें एक और बात है कि जिन भी फंक्शंस की या जिन भी स्टेटमेंट की बॉडी होती है उनके आगे सेमीकोलन नहीं लगता है ना। सेमीकोलन क्या शो डिनोट करता है कि सर ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ फिनिश हो चुका है,
तो जिसकी बॉडी होगी वो तो फिनिश हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कैसे फिनिश होगा, नीचे तो इसकी बॉडी है। इसलिए जो स्टेटमेंट फिनिश होते हैं उनके आगे सेमीकोलन लगता है। कमेंट्स कैन बी इंसर्टेड वेयर ब्लैंक स्पेस, तो ये जो बता रहे कहीं पर भी कमेंट्स डाल सकते हैं। वैल्यू इज इनिशियलाइज्ड, है ना। तो आप कमेंट्स डाल सकते हो अपने प्रोग्राम को पढ़ने के लिए, कहीं ऑन फ्यूचर में बाद में आप 2 साल बाद में पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम क्या किया है, तब पता चल जाएगा। अच्छा, ए की वैल्यू यहाँ इनिशलाइज़ की है, बी की यहाँ इनिशलाइज़ की है, टोटल क्या कर रहे हैं, हम ए प्लस ए कर रहे हैं, टोटल का सम प्रिंट होना चाहिए। तो इस टाइप में तो पता चले भाई मैंने ऐसा क्यों किया है, सम प्रिंटिंग। तो ये कमेंट्स डाल सकते हैं साथ में। कंपाइल नहीं होते ये कमेंट्स, ये खाली यूज़र के लिए, खुद के लिए होते हैं, प्रोग्राम बनाने वाले के लिए होते हैं। तो प्रोग्राम बनाने वाला इसको अपने तरीके से समझ सके, इसलिए एवरी ओपनिंग करली ब्रैकेट शुड हैव करस्पॉन्डिंग करली ब्रैकेट। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी करली ब्रैकेट शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म ज़रूर होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता एक करली ब्रैकेट है और 2 एंडिंग है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो एरर ही आ जाएगी। क्या एरर आ जाएगी कि सर आपने इसने दे दिया है कि एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और दिस टोकन, है ना। ये बता रहा है कि या तो ऐसा कुछ और आएगा या ये ही नहीं आएगा, कि हमारे केस में ये खुद ही नहीं आएगा। तो ये जो ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट्स की जो क्वांटिटी होती है, नंबर्स ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स, तो दोनों सेम। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप हम पिछले 1-2 वीडियो से पहले पढ़ चुके हैं और जान भी चुके हैं कि डेटा टाइप कैसे होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं हम, किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। फिर भी हम 1-2 बातें और हैं जो अभी पढ़ने लायक है और समझने लायक है, वो पढ़ लेते हैं। जैसे एक डेटा टाइप है इंटीजर, जिसको आप INT से डिक्लेयर करते हैं, INT A। अब जो इंटीजर की वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इंटीजर की वैल्यू ली है 10, इंटीजर A इज इक्वल टू 10, और इसको मैं कमेंट्स पर डिलीट कर देता हूँ। इंटीजर A इज इक्वल टू 10, तो क्या ये नेगेटिव में हो सकती है? हाँ सर, नेगेटिव में भी हो सकती है। इंटीजर A की वैल्यू -10 है तो यहाँ पर -10 भी प्रिंट हो सकता है। तो सर जब हमने डेटा टाइप पढ़े थे तब इनकी रेंजेस पढ़ी थी कि कौन सा डेटा टाइप कितनी रेंज लेता है। जैसे इसकी 4 बाइट है, तो 4 बाइट में मैंने समझाया था आपको पूरा प्रोसेस करके कि वो जो 4 बाइट मेमोरी लेता है वो, या 2 बाइट लेता है तो कैसे लेता है। तो मैंने आपको ये पूरी चीज़ समझाई थी कि सर पहले जो भी वेरिएबल होगा वो सबसे पहले इसमें बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो जैसे इंटीजर है, तो इंटीजर अगर 1 बाइट 2 बाइट का है तो कितने 16 बॉक्स या 8 बॉक्स बनेंगे एक बाइट के। आप एज्यूम कर लो ये 8 बॉक्सेज है, तो उसमें क्या क्या स्टोर होता है, उसमें 1 और 0 स्टोर होते हैं। तो इसमें 1, किसी में 1 1 0 1 1 0 1 1, में एक ही होता है, दोनों 1 0 1 1 0, इस टाइप की वैल्यूज इसमें स्टोर होती है। तो अब जो बाइट की बात आई थी वो उस समय हमने डिस्कस किया था, पर इतना स्ट्रांगली नहीं किया था। इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि सर क्यों इंटीजर को, जैसे यहाँ पर 4 बाइट दे रखी है, वो आंसी सी की बात कर रहा है। ये जो आंसी सी वाली लैंग्वेज है, आंसी सी, उसमें जो इंटीजर को जो वैल्यू बाइट जो असाइन किए जाते हैं, रिक्वायर्ड बाइट है इंटीजर वो 4 बाइट। तो रेंज जनरली कैसे डिसाइड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली जो रेंज होती है किसी भी डेटा टाइप की, वो -2 टू दी पावर n -1 और +2 टू दी पावर n -1 की रेंज से डिसाइड होती है। तो जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में नंबर ऑफ बिट्स थे कितने, 8, तो 2 टू दी पावर 7 जो भी होगा वो इसकी रेंज होगी। तो फिलहाल हम 2 टू दी पावर क्या 7 निकाल के देख सकते हैं, पावर कैलकुलेटर। तो रेस टू पावर 7, तो इसका जो आंसर आता हुआ था 128। तो ये हम समझते हैं बहुत अच्छे से कि जो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर थे केयर के, तो हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि वहाँ पर कितने 1 बाइट या 2 बाइट होते हैं। तो 1 बाइट में अगर किसी लेटर को सेव करना है तो 8 बिट्स आएंगे, 1 बाइट में 8 बिट्स आएंगे। तो 2 टू द पावर n -1 है, तो 7 2 टू द पावर 7 करेंगे तो 128 लेटर्स आते हैं। तो ये बात हमने पढ़ी भी है कि जो कैरेक्टर की जो रेंज है वो -127 से +128 या -128 से +127 तक की रेंज है, जो भी इसका फॉर्मूला है। तो जैसे इंटीजर है,
अभी ये इंटीजर कितनी बाइट स्टोर कर रहे हैं, 4 बाइट स्टोर कर रहा है, 4 बाइट इसको रिक्वायर्ड है। तो 4 बाइट का मतलब है 32 बिट्स। तो 32 बिट में 32 बिट्स में कितनी वैल्यूज आ सकती है, तो 2 टू द पावर 32 बिट्स का मतलब हो गया 31 और में 31, तो 214748 की जो रेंज आ रही है वो यही रेंज आ रही है। अच्छा, ऐसा भी क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी 32 बिट्स है, तो फॉर एग्जांपल ये एक हमने बॉक्स बनाया है, ये 32 बिट का लॉन्ग बॉक्स है, ऐसा एज्यूम करके चले आप, इसको बना लेते हैं। ये 32 बिट का बॉक्स है, इसमें कितने बिट्स है? टोटल 32 ब्लॉक्स है। जस्ट ये बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके टोटल 32 बिट्स, तो 32 बॉक्सेस है। तो जो लास्ट वैल्यू है रेंज की, जैसे ये है 2147483647, इस वैल्यू को बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे तब वो टोटल 32 बिट्स मतलब 32 डिजिट्स की बनेगी वो। अगर आपको करना है तो आप इस या तो इंटरनेट पे किसी कैलकुलेटर से कर लीजिए, हम यहाँ करके देखते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी है ना, तो अभी डेसिमल से बाइनरी करना है तो 429 नहीं 2 से शुरू होता है ना, 2147483647, इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो इतना सारा नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 सॉरी 31 31, तो 31 बिट तो ये आ चुके हैं। आगे वाला एक जो बिट है वो किसके लिए यूज़ होता है? साइन के लिए, कि भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो टोटल 32 बिट हो चुके हैं, और ये बात हम जानते भी है, इंटीजर कितना स्टोर करता है? 8 4 जा 32 बिट्स में स्टोर करता है। तो भाई 32 ब्लॉक्स ही है यूज़ करने के लिए, तो मैक्सिमम इसमें कितना आ सकता है? इतना ही आ सकता है। अगर इसको रेंज को एक और बढ़ा दूँ, 48 कर दूँ, तो ये बिट की देखो वैल्यू ना कितनी बढ़ जाती है, एक और पूरी की पूरी डिजिट पूरी आ जाती है। इसको साइन को मत देखना, इस वैल्यू को आप एक बार, एक पूरी की पूरी वैल्यू आ जाती है अलग से। तो अब देखो इसने बता भी दिया है कि सर 32 डिजिट्स है इसमें ऑलरेडी इसमें, तो अगर साइन लगाना आगे तो 32 डिजिट के आगे कुछ भी साइन लगेगा तो उसके लिए एक पूरा का पूरा ब्लॉक अलग से बनाना पड़ेगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कितने 64 डिजिट्स में आ रहा है, ये पूरा आएगा तो पूरा भी आपको साइन समझ में आ जाएगा। ये देखो ये पूरे 32 बिट में तो इसका साइन आ रहा है, और 32 बिट में बाकी बचे 32 बिट में इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये भी साइन एंड साइन का फ़र्क है। तो पर इस बात को हम मेजरली समझना चाहते थे कि इतनी वैल्यू स्टोर कर कैसे रहा और क्यों इसकी रेंजेस ये डिफाइन हो रही है। तो ऐसे इसकी रेंजेस ये डिफाइन हो रही है। अब एक है अनसाइंड इंट। अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोग्राम में जो भी मेरी वैल्यू आने वाली है वो के नेगेटिव होगी नहीं, मेरे प्रोग्राम में नेगेटिव वैल्यू आने ही नहीं वाली है, तो जब नेगेटिव आने ही नहीं वाली है तो मैं इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर देता हूँ अनसाइंड है ये। कैसा है? अनसाइंड, बस खाली आगे लिखना है UNSIGNED। तो अभी जो मेरी वैल्यू है वो कैसी है? नेगेटिव में नहीं जाएगी, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि सर ये जो वैल्यू ये पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है, तो नेगेटिव के जितने भी ब्लॉक्स थे -27 से लेके 0 तक वो भी इसी में ऐड हो गए। ये इसका डबल ही तो है, तो इसको टोटल डबल कर दिया, तो टोटल रेंज इसकी क्या हो गई? 0 से पॉजिटिव हो गई इसकी रेंज। तो ये आप बात ध्यान में